गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 6 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूपीएससी के पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल यूपीएससी के लिए पढ़ना ज़रूरी था भी या नहीं, वो ऐसे पता चलेगा कि मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगी कि किस जर्नल स्टडीज़ के पेपर में, मेंस में या प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सो दैट ना तो आपका टाइम वेस्ट हो, जो कि बहुत कीमती समय है प्रिपरेशन के दौरान में, और ना ही मेरा भी समय यहाँ पर बर्बाद हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं जो कि है शेख हसीना रिजाइंस। देखिए, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसकी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब ये रिज़ाइन ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कोई बात नहीं है, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा या फिर जो भी मेजॉरिटी की यहाँ पर वो पार्टी होगी पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या करेगी, वो सामने आएगी और एज अ अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। ये अजीब सिचुएशन में रेजिग्नेशन किया गया है। क्या अजीब सिचुएशन है? अजीब सिचुएशन ये है कि पूरे बांग्लादेश में लगातार लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट इतने वोलेटाइल नहीं थे। अब उन प्रोटेस्ट ने एक विकराल रूप ले लिया है संडे के बाद से, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मोर देन 93 पीपल आर ऑलरेडी किल्ड। इनमें से 15 ऐसे भी लोग थे जो कि पुलिस फोर्स से ही थे, क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स को रोकना चाहते होंगे। अब ऐसी स्थिति में प्रोटेस्टर्स की जो मांग थी, वो मांग एक ही थी कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, रिज़ाइन दे। पहले तो इनको लगा कि नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब ढाका में, कैपिटल के अंदर ही प्रोटेस्ट ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। अब इन्होंने रेजिग्नेशन किया है, उससे पहले इन्होंने मेजरमेंट लेने की भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बांग्लादेश छोड़कर जा रही हैं, नहीं, इन्होंने मेजरमेंट लेने की कोशिश की। इन्होंने इनकी जो अपोजिशन की पार्टी है उन पे ये ब्लेम लगाया कि क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अपोजिशन की जो पार्टी है बांग्लादेश की नेशनल पार्टी, वही क्या कर रही है, वही यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करवा रही है, इसी वजह से उनको बैन कर दिया जा रहा है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट उसके बाद में भी ठंडे नहीं हुए और इनकी जो विकरालता है, इनकी जो वॉलेटिलिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ती गई, तब हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी सेफ्टी को महत्वता ज़्यादा दी। और शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि लोगों की जाने जा रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और उनकी एक ही डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रिज़ाइन दे, तो ये भी हो सकता है कि स्थिति को शांत करने के लिए इन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है। हालांकि कुछ ऐसा ही सिमिलर पैटर्न हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा। श्रीलंका में जब हम पास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि एक समय ऐसा आ गया था कि श्रीलंका में खाने तक की प्रॉब्लम हो गई थी जस्ट कोविड के बाद में, और रीज़न बिहाइंड दैट काफ़ी सारे थे। टूरिज़्म जो था वो कम हो गया था, लोगों के पास में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ श्रीलंका जो है वो चला गया था, जिसकी वजह से जो यील्ड थी वो कम हो गई थी। यील्ड कम थी तो चीज़ें, क्योंकि अब सप्लाई कम हो चुकी है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम नहीं हुई है ना, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी तो जो अमीर लोग हैं वही अच्छे से खा पी पाएंगे, गरीब लोगों तक सच में दाने दाने के जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देंगे। प्रोटेस्ट बड़े भयंकर तरीके से हुए। जस्ट 1-2 दिन पहले हमने देखा कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे वो उस समय पे श्रीलंका को छोड़कर बाहर चले गए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उस समय पे उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसी हालत में आप स्टेट को छोड़ के जा रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। लेकिन एक दिन के बाद में ही प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर, प्रेसिडेंट जो जिस घर में रहते थे उस घर के अंदर हम देखते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसमें एंटर कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन, एंटी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट नहीं है, पूरा हिला हुआ है पूरा का पूरा ये जो कंट्री है, और ऐसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन अब बांग्लादेश में भी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका भी इम्पोर्टेंट था।
इंडिया के साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिश्ते भी हो जाते हैं, काफ़ी क्लोज भी हैं। बांग्लादेश की स्थिति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जानिए क्यों। जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश का सपोर्ट किया है। हमने 1972 से जब बांग्लादेश बन रहा था, पहले 1972 से पहले क्या था, बांग्लादेश एज अ ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा होता है तब हमने देखा कि हमारा जो इंडिया था उसको 3 भागों में बांट दिया गया। अब 3 भागों में प्रिंसली स्टेट भी आती थी, उनमें इंडिया भी आता था और उसमें पाकिस्तान भी आता था। हालांकि इंडिया ने कुछ प्रिंसली स्टेट्स को बिल्कुल ख़त्म किया और इंडिया और पाकिस्तान के साथ में 2 बंटवारे किए। लेकिन ये बंटवारा ऐसा नहीं था कि आज का पाकिस्तान और आज का इधर का इंडिया, नहीं। ये बंटवारा था कि बीच में तो होगा इंडिया और इधर वेस्ट की तरफ में होगा वेस्ट पाकिस्तान और इधर बंगाल का जो रीजन है, बंगाल आज का हमारा जो बंगाल है और बांग्लादेश, ये जो रीजन है ये बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन जब गवर्नमेंट जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में बनती थी और ढंग से पूरा का पूरा काम नहीं हो पाया और लोगों पे अत्याचार होने लगे, तो बांग्लादेशी जो लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तानी लोग, उन्होंने एक अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड की, प्रोटेस्ट की। हमारे उस समय पे जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने उनका पूरा पूरा सहयोग किया, अमेरिका तक से भिड़ गई। तो लेकिन उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म होता है जो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और तभी से बांग्लादेश में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि कैसे शेख हसीना, जो कि काफ़ी लंबे समय से 3 बार पॉलिटिकल पार्टी में ऑलरेडी आ चुकी है और इनकी जो पार्टी है द नेशनल अवामी लीग, वो लगातार पावर में बनी हुई है। अब इनके संबंध बड़े अच्छे हैं। हालांकि थोड़े बहुत हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे तीस्ता रिवर को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं कि पानी कम आ रहा है। गंगा रिवर से रिलेटेड कुछ रिवर से लेकर हमारे छोटे मोटे झगड़े भी हम देखेंगे, लेकिन वो इतने बड़े कभी नहीं है कि उससे बांग्लादेश से हमें समस्या हो। बांग्लादेश इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर बंगाल के साथ में तो थोड़ा बहुत लगता ही है, लेकिन उससे ऊपर भी देखेंगे असम के साथ में भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ऐसी इम्पोर्टेंट कंट्री जो बिल्कुल हमारी सारी की सारी जो नॉर्थ ईस्ट का हम पार्ट देखेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ऊपर से चाइना का अग्रेशन है जो पूरे पार्ट को छीनना चाहता है, और उस पार्ट में जब ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात तो होगी ही होगी। हालांकि जो भी मैंने अब तक आप लोगों को समझाया कुछ भी आज के न्यूज़पेपर में नहीं आया है क्योंकि बहुत ही रिसेंट घटना है। 1-2 दिन में ये न्यूज़पेपर में आना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड के तौर पर मैंने आप लोगों को इसको पहले ही समझा दिया है ताकि कल जब ये न्यूज़पेपर में आए या परसों जब न्यूज़पेपर में आए तो आप लोगों के लिए समझना और आसान हो, बार बार एक ही चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। स्टोरी आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है। और इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो देखिए, जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना तो हमने श्रीलंका के केस में देखा था कि श्रीलंका से लोग तैर तैर कर पानी में कूद कूद कर स्ट्रेट ऑफ पॉक जो है उसमें कूद कूद कर वहाँ से इंडिया में आ रहे थे अपना बचाव करने के लिए या खुद को खाने पीने के लिए जिंदा रहने के लिए। ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी। तमिलनाडु में काफ़ी सारे लोगों को हमने उस समय पे सहारा दिया था। लेकिन सोचिए अगर यही इन्फिल्ट्रेशन अब अगर हो जाता है बंगाल के अंदर में तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी माइग्रेशन की। वैसे ही इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, फिर इन लोगों को ढंग से मतलब कि अपने ही जो भाग है उसके अंदर रखना, उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, एंड दैट टू वो ठीक है कुछ एक्सटेंट तक ऐसी समस्याओं में हमें साथ देना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो अपनी कंट्री अपने नेशन का सबसे पहले हित आपको ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए हम समझ पाते हैं कि इट्स अ कंसर्निंग मोमेंट, अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है जो भी हो रहा है, लेकिन इस पे आगे एनालाइज हम आगे आने वाले फ्यूचर्स के जो आर्टिकल्स होंगे उसमें करेंगे। मैं अलग से इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी जिस पे पूरा का पूरा इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो सब आपको मिलेगा, और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। देखिए इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल था, वैसे कई सारे आर्टिकल आए हुए थे जिसमें ये पता चलता है कि 97 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इंजर्ड ऑलरेडी, एंड बांग्लादेश में ये पूरी की पूरी घटना जो है चल रही है।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय मैं आपको बता दूं कि आपको अगर पीपीटी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर इस वीडियो की पीपीटी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। और इसके अलावा ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है, आप चाहे तो यहाँ से भी जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने न्यूज़पेपर को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। मुझे पता है कि प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके की न्यूज़ आती है और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ अलग तरीके से होती है। इसी तरीके से अब हम प्रीलिम्स से रेलिवेंट जितनी भी न्यूज़ आई हैं उनको एक एक करके समझेंगे। पहली न्यूज़ है, होटल कालाहारी डेजर्ट में स्टॉप हॉर्नबिल ब्रीडिंग बाय 2027। देखिए ये जो न्यूज़ है वो क्या बात करिए। सबसे पहले तो कालाहारी डेजर्ट की बात कर लेते हैं। रेगिस्तान है कालाहारी का, जो कि अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, वेस्टर्न अफ्रीका में हम इसको देख पाते हैं। यहाँ पर ये जो हॉर्नबिल आप देख पा रहे हैं, ये एक पक्षी है। हॉर्नबिल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसकी आईज के ऊपर हम रेडिश कलर का थोड़ा रंग देखेंगे। इसकी जो चोंच होती है वो येलो कलर की होती है। इसके जो फीदर्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर में होते हैं। यहाँ पर गले के ऊपर भी आप इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के जो निशान है वो देख पाएंगे। नीचे फेस के नीचे यहाँ पर फिर से वही जो आई के ऊपर रेड कलर का यहाँ पर है वही हम यहाँ पर भी देख पाते हैं। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखाई देती है। देखिए स्पीशीज से हमेशा प्रीलिम्स में सवाल आते हैं और जब ऐसे सवाल आते ही हैं तो हम क्यों छोड़े उसको, फिर हमें देखना ही चाहिए। न्यूज़ बात कर रही है कि इनकी ब्रीडिंग कम हो रही है, यानी कि ये लोग रिप्रोड्यूस कम कर रहे हैं। अगर रिप्रोड्यूस कम करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती हुई चली जाएगी। किसी भी स्पीशीज़ की अगर पॉपुलेशन लगातार घटती हुई जा रही है, यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बंद ही कर देंगे 2027 तक, रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो आगे जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? एटलीस्ट रिप्लेस लेवल के लिए तो इतना तो रिप्रोडक्शन होना चाहिए ना। अगर आपको मान लीजिए 100 इंसान है, अगर 100 इंसान को आगे फिर से 100 ही रखना है तो क्या होना चाहिए? एक जो कपल है यानी 2 इंसान है उनको 2 बच्चे रिप्रोड्यूस करने होंगे सेम अमाउंट बनाने के लिए। लेकिन जब वो एक भी नहीं कर रहे हैं तो उनकी डेथ के बाद में एक्सटेंशन होना तो लाजमी हो जाता है। अब एक्सटेंशन जब होता है, एक्सटेंट कोई भी स्पीशीज होती है तो उससे रिलेटेड उसकी कैटेगरी बनाई जाती है जो कि IUCN के अंदर लिखे जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब IUCN की बात करें तो इसमें हमें समझ में आता है कि क्या कैटेगरी है। देखिए IUCN के स्टेटस को देखें तो अभी तो ये लीस्ट कंसर्न में है। लीस्ट कंसर्न मतलब कि अभी एक्सटेंट होने की किसी भी हद को पार नहीं कर रहा है या बिल्कुल भी उसके समीप में नहीं है, इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रीडिंग सब जो है उसको स्टॉप कर देता है देन इट कैन कम टू द वनरेबल या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज, इन सारी कैटेगरीज में आ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये ऐसा बोला क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है? देखिए रीज़न की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। पहला कारण इनकी ब्रीडिंग जो स्टॉप होने का है वो है टेम्परेचर, राइज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी जो रिप्रोडक्शन की क्षमताएं हैं वो कम होती जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो डेजर्ट है यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पर डिकेड, हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब 1 डिकेड में 1 डिग्री बढ़ रहा है तो आप सोच के देखिए कि अगले 10 डिकेड्स में यानी कि 100 साल के अंदर 10 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। शायद आप लोगों को कम लग रहा होगा लेकिन 1 डिग्री बढ़ने से भी ह्यूमंस जो हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी, हमारा जो अडेप्टेशन है वो इस तरीके से बना ही नहीं है। और जब अगले 100 सालों में ये जो टेम्परेचर है ये अगले 10 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी आज अगर वहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री रहता है, 55 डिग्री रहता है तो वो 65 डिग्री होगा, उसके बाद वो 75 होगा अगले नेक्स्ट 100 ईयर्स के बाद में, या हो सकता है कि रेट और ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरीके से तो 100 डिग्री पे पहुँचने में बस 300-400 सालों का ही समय है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लाइफ वहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। सो इट्स अ वेरी ह्यूज कंसर्न। जो आज क्लाइमेट चेंज हम अपने सामने देख रहे हैं ये उसका एक जीता जागता रिजल्ट है।
आज मानती हूँ कि ये सिर्फ कालाहारी में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये हर उस दुनिया के उस भाग के लिए एक संकेत है, एक रिजल्ट है कि अब अगर चौकस नहीं हुए, अब अगर हमने ध्यान नहीं दिया चीज़ों पे, तो आने वाला रिजल्ट सामने यही है। तो ध्यान रखना है, गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना है, हम सबको ध्यान रखना है, अपने अपने लेवल पे अपने अपने काम जो है वो हम ढंग से करें। नंबर सेकंड, इसका रीज़न हम देख पाएंगे कि जो फेलियर हो रहा है, देखिए इनके लिए जो एयर टेम्परेचर है ये 35.7 डिग्री को अप्रोक्सीमेटली क्या है, ढंग से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, आपको पता है ना कि ह्यूमंस कैन ब्रीड एनी टाइम, हम रिप्रोड्यूस कभी भी हो सकते हैं। एंड मोस्टली हमारी जो सेक्सुअल जो भी नीड्स होती हैं या अराउजल होता है वो कैसे आता है, वो हमारे माइंड से, हमारे इमोशन से आता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सिस्टम होता है, एक सीजन होता है, यानी कि समय के साथ साल के कुछ महीने ही ऐसे होते हैं जब वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं एंड दे डू इंटरकोर्स फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसके लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम तो चलिए 1-2 डिग्री कम हो भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 35.5 डिग्री का होना चाहिए। जब ये लगातार राइज पे है तो ये लोग ब्रीड कर ही नहीं पाएंगे, ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, दैट इज अ कंसर्न। यही बात मुझे आप लोगों को बतानी है। खैर, इसमें हम मेन से रिलेटेड भी क्लाइमेट चेंज को अगर पढ़ना चाहें तो ये इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, तो वैसे भी हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आपको इस स्पीशीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम अगर मैं इसको आपके बारे में कुछ और बताऊं, इसके बारे में आप लोगों को कुछ और बताऊं, तो मैं बताती हूँ इसके बिहेवियर के बारे में। इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका व्यवहार कैसा होता है। देखिए, ये थ्रू आउट द डे एक्टिव रहने वाले हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स या हम ऐसे बर्ड्स को देखते हैं जो कि नॉक्टोरल होते हैं, यानी कि उनको रात को जागना, एक्टिव रहना पसंद होता है। दिन में वो लोग छुपे होते हैं, या तो ज़मीन में गड्ढा कर लेते हैं, उसके अंदर छुप जाते हैं, या फिर पेड़ पौधों पर बैठते हैं। एग्जाम्पल इज आउल, आपको पता है दिन में सोता रहता है। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ तो इनका बिहेवियर पर्टिकुलर ऐसा है कि ये लोग एक्टिव रहना पसंद ज़्यादा करते हैं थ्रू आउट द डे। इसके अलावा ये रात के समय में, जब नाइट की बात होती है, तो नाइट में ये ट्रीज पे रहना या सोना अपना करते हैं, बिकॉज इट्स अ बर्ड, तो नॉर्मल सी बात है कि ट्रीज पे रहना इनको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है, जो मैं आपको ब्रीडिंग का पूरा सीज़न बता रही हूँ, वो सीज़न होता है यहाँ पर सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच का। यानी कि इन्हीं महीनों में ये लोग क्या करेंगे, अपना ब्रीडिंग सीजन लेंगे, उसमें ये बेसिकली रिप्रोड्यूस भी करेंगे, गेस्टेशनल पीरियड में भी जाएंगे, और उसके बाद में बच्चों को जन्म भी देंगे, या जो भी एग वगैरह आप बोलना चाहें। सिग्निफिकेंस यही है कि ये एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। अब कीस्टोन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? अफ्रीका में अगर हम देखें तो देखिए, कीस्टोन स्पीशीज़ वे स्पीशीज़ होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारी और स्पीशीज़ जिंदा रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब होमोसेपियन है, हमारी वजह से कुछ ना कुछ जानवर काफ़ी सारे जिंदा रहते होंगे। लायन इज अ की स्पीशीज़। सॉरी अबाउट दैट। हम बात कर रहे थे लायन की। शेर जो होता है वो एक कीस्टोन स्पीशीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो एक पर्टिकुलर ऐसा स्पीशी है जिसकी वजह से कई सारी और स्पीशीज जिंदा भी होती हैं और एक्सटेंट नहीं भी हो पाती हैं। एनीवे, डाइट की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि लोगों को खाना क्या पसंद होता है। देखिए, डाइट में बात करें तो इनको एंथ्रोपॉड्स, यानी कि जैसे लार्वे वगैरह होते हैं, ग्रास होपर्स होते हैं, वो सब खाने इनको पसंद होते हैं। और साथ में ये स्मॉल मैमल्स को भी क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, नहीं, दे आर वेजिटेरियन ऑल्सो। इसी वजह से इनको फ्रूट्स वगैरह भी खाने पसंद होते हैं। तो ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं, नट्स भी खा लेते हैं, एग्स भी खाते हैं, अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके। खैर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल फिर से प्रीलिम्स रिलेटेड है, जो कि बात कर रहा है चलियार रिवर के बारे में। अब चलियार रिवर का आप लोगों को पता है कि जो भी ये वायनाड की लैंडस्लाइड हुई है,
ये हुई है चैनार रिवर के ऊपर ही। इसमें हम देखेंगे केरला की एक नदी है ये, और केरला के ऊपर जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है। I'm so sorry guys, I'm not feeling well, लेकिन आप लोगों को भी पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ूंगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज मेरे साथ बेर जो है आप लोग भी करिएगा। चलिए, चलियार रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हैवी रेनफॉल हमें चलियार के ऊपर देखने को मिली थी। हैवी रेनफॉल की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट है वो भी हुआ, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड यहाँ पर ट्रिगर हो गई। लैंडस्लाइड जब ट्रिगर होती है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर 205 से ज़्यादा लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। डेथ का कैसे पता चला? उनकी डेड बॉडी जो कि दब चुकी थी मलबे के अंदर, उनको निकाला गया है, ज़मीन के अंदर से निकाला गया, फाइंड आउट किया गया। इसके अलावा इवेंचुअली हमारे पास 100 से ज़्यादा बॉडी पार्ट भी मिल गए हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए हैं। ये किन लोगों के हैं, इनमें से फीमेल के बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, मेल के बॉडी पार्ट्स कौन से हैं। स्टिल जो रेस्क्यू मिशन है वो लगातार चल रहा है। तो एक बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेजेडी हमें देखने को मिली थी केरला के अंदर। अब इसके पीछे हमने ये देखा कि कुछ लोग कहेंगे नेचुरल रीजन्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी है, ह्यूमन मेड। हमने ये सब देख लिया था कि ठीक है इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। नोट्स आर ऑलरेडी शेयर टू यू, तो वो सब आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिलहाल प्रीलिम्स के लिए हम सिर्फ चलियार रिवर के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये इतनी बड़ी त्रासदी जो हमें देखने को मिली है, अगर ऐसी घटना के ऊपर भी सवाल नहीं आता है तो अजीब बात हो जाएगी। यानी कि आने की पूरी पूरी संभावना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वनयार्ड किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से स्टेट में, नहीं। वो इसी पॉइंट पे ध्यान देंगे कि किसी को याद भी है क्या कि चलियार जो रिवर है वो क्या है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। हम देखते हैं चलियार रिवर केरला के अंदर ही पाई जाती है। 169 किलोमीटर लंबी ये रिवर हमें दिखाई देती है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी है। ओरिजिन की बात करें तो ये निकलती है यहाँ पर अलम्बा बलारी हिल्स से। अलम्बा बलारी हिल्स को हम इसमें देख पाते हैं। एरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे। दिस इज़ द रिवर वी आर टॉकिंग राइट नाउ। ये आपको समझ में आएगी। इसके अलावा इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट रिवर है केरला के अंदर, यानी कि चौथी सबसे बड़ी नदी। इससे पहले भी कुछ और नदीज हमें दिखाई देती है। अब ये गिरती कहाँ पर है, इसको देखें तो आप लोग देख पाएंगे ये कहाँ पर गिर रही है। सी ऑफ अरेबिया, अरेबिया का जो समुद्र है वहाँ पर ये गिर रही है। तो अरेबियन सी के अंदर ये क्या करती है, फॉल आउट कर जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कुछ ट्रिब्यूटरी भी हैं, जिसके अंदर हम कनिहरा पूजा जैसी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको देख पाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो ये सबसे ज़्यादा फेमस है वो फेमस है नेचुरल गोल्ड फील्ड की वजह से। यहाँ पर सोने की फील्ड्स भी पाई जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ फेमस। एनीवे आगे बढ़ते हैं, मेंस के लिए आर्टिकल्स को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल जो पहले ही हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में भी इंटरनेशनल रिलेशंस के बुनियाद में वैसे देख सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, लेकिन उस साइड से थोड़ा हम दूर हटके आज जो पूरा का पूरा फोकस करेंगे वो करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये अभी जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई और हमने देखा कैसे 5 पुलिस वालों को लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी तरफ से क्या किया गया, उनकी तरफ से हम देखते हैं सस्पेंड कर दिया गया। और उनकी कारण क्या थे कि वो पाकिस्तान के साथ में कुछ रिलेशंस के अंदर में खासकर आतंकी जो हमले हो रहे हैं बार बार, उनमें उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा था। इसी को करते हुए इन्होंने 5 कारण बताए हैं कि वैसे तो 370 आर्टिकल जो हटाया था दैट वाज नेसेसरी, इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम देखते हैं कि वो सफिशिएंट नहीं था। अभी तक पूरे तरीके से वो काम नहीं कर पाया है। एनीवे ये इनको एब्रीगेशन जो है उसको ठीक बता रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे, थोड़ा ईजी हमारे लिए रहेगा। 5 यहाँ पर रीजन्स हैं। क्या क्या रीजन है अब उसके हिसाब से हम देखते हुए इसको आगे चलेंगे। देखिए पहले कारणों की तरफ हम बढ़ते हैं तो पहला हम देखते हैं ट्रबल्ड पाकिस्तान। ट्रबल्ड पाकिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है
उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हम देख पाते हैं कि कैसे इंडिया को नुकसान इसकी वजह से लगातार झेलने को मिले हैं। पाकिस्तान हमेशा से ट्रबल करता रहता है, पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर, और कश्मीर में जब हम देखें तो हमें समझ में आता है कि कश्मीर जो है वो एक्चुअली में वहाँ के जो इस्लामी लोग भी हैं, वो भी कौन से पीपल हैं, वो भी वो लोग हैं जो एक तरीके से मिक्स है, कहीं ना कहीं सिविज्म, बुद्धिज़्म और उन सब चीज़ों का मिक्स वहाँ पर दिखाई देता है। दे लाइक टू डू आइडल वर्शिप, यानी कि वो जो मूर्ति पूजन होता है वो भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान में तो इनको क्या बोला जाता है, इनफिडल बोला जाता है। इनफिडल्स यानी कि वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, काफिर, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, तो काफिर इनको बोला जाता है। स्टिल दे वांट कश्मीर। सेकेंडली, पाकिस्तान में कभी भी आज तक एक भी ढंग की गवर्नमेंट आई ही नहीं है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट, वो बता रहे हैं कि इतने सालों में हम देखते हैं पाकिस्तान में आज तक भी एक बार भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई है जिसने अपना पूरा का पूरा टर्म ढंग से यहाँ पर व्यतीत किया हो। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। बार बार वहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे कभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पावर है वो ज़्यादा दिखाई जाती है मिलिट्री के द्वारा। ओवरथ्रो ऑलरेडी जो सिस्टम है वो कर दिया गया था, मिलिट्री की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। हालांकि आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जब इंडिया में ऐसा होता ही नहीं है तो रिलेट कैसे कर पाएंगे। बट ओवरथ्रो इन्होंने कर दिया था। ओवरथ्रो करने का ये भी मतलब है कि बार बार, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान के जो एक समय में प्राइम मिनिस्टर रहते थे उनको फांसी तक की सज़ा सुनाई गई है और उनको फांसी तोड़ी भी गई है। दैट इज़ ए ह्यूज थिंग। आज तक हमारे देश में असैसिनेशन हुए हैं, माना कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको मारा गया है, लेकिन स्टेट के द्वारा कभी नहीं किया गया ऐसे काम। वो किए गए हैं बाहर के आतंकी लोगों के द्वारा, वो किए गए हैं कुछ नाराज लोगों के द्वारा, वो किया गया है किसी इंडिविजुअल के द्वारा जिसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कितना ट्रबल्ड ये क्षेत्र है, और जब वो खुद ट्रबल्ड है, जो इंसान खुद परेशान है, तो दूसरों को भी परेशान करेगा। वही सारी की सारी सिचुएशन हमें पाकिस्तान के केस में देखने को मिलती है जब हम इंडिया की तरफ से इसको देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कोल्ड वॉर, जियो पॉलिटिक्स। देखिए, अब ये हमें एक पॉइंट बताता है कि कैसे एक समय था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हो रही थी, अमेरिका एंड रशिया, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। इसका फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को कहिए या अमेरिका को कहिए, चलिए समझते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि अमेरिका जो था काफ़ी समय तक अफगानिस्तान के अंदर रहता है। अफगानिस्तान पे पूरा पूरा कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा था। अफगानिस्तान में रहने का जो रीजन था अमेरिका का, वो ये था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर तो ये गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं, लोगों के हक में नहीं है, काइंड ऑफ ये सारे उनके पीछे की थ्योरीज थी। अब अफगानिस्तान से वो उनको जाना पड़ा, 1980s के टाइम में उनको वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन अब अफगानिस्तान में ट्रबल्ड रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में उनको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी कि हमें वापस आना पड़ रहा है ऐसे ही छोड़ के, और अब उनको प्रॉब्लम देनी है। तो पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट दिया, वेपन्स दिए कि हाँ हाँ तुम क्या करो, अफगानिस्तान को बिल्कुल परेशान रखो। जब इंडिया बार बार यूनाइटेड नेशन में जाकर बोल रहा था कि देखिए पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिज्म कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका प्लस चाइना दोनों ही कंट्री क्या थी, पाकिस्तान के साइड में थी। और सिक्योरिटी जनरल में जो हम काउंसिल देख पाते हैं उसमें भी 2 कंट्रीज़ की मेजोरिटी दिखाई दे रही थी। इसी वजह से रशिया जो होता है, क्योंकि वो अमेरिका के एंटी था, अमेरिका के आज भी एंटी है, पहले भी एंटी था, इसी वजह से वो आता है इंडिया के सपोर्ट में। खैर, यहाँ से इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप भी अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। पहले भी थी फ्रेंडशिप, लेकिन इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप बना दिया गया था इस दौर में। इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बार पाकिस्तान ने काफ़ी सारी हरकतें की जिनको इंटरनेशनल अरीना के ऊपर इग्नोर कर दिया गया। लेकिन जब यही हरकतें पाकिस्तान की तरफ से यूएसए में भी देखने को मिली, जब यही हरकतें हम 9/11 में देख पाते हैं 2001 के ऊपर, जब अटैक देखते हैं, तब जाकर अमेरिका की आंखें खुलती हैं, तब जाकर अमेरिका बोलता है कि नहीं, हम तो गलत
इंसान का साथ दे रहे थे, हम तो गलत कंट्री के साथ में खड़े हुए थे। दे आर डूइंग टेररिज्म एंड आतंकवाद। टेररिज्म जो होता है उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई बाउंड्री होती है। ऐसा नहीं है कि अब वो सिर्फ अफगानिस्तान में टेररिज्म फैलाएगा, वो सिर्फ इंडिया में करेगा। मौका तो मिलना चाहिए ना, वो तो हर जगह करेंगे, उनका तो काम ही ये है। तो इसी फिलोसफी को समझने के बाद से हम देखते हैं कि अब अमेरिका के रिश्ते इंडिया से सुधरे हैं इसी उसके बाद में, हमले के बाद में। रेडिकल इस्लाम एक और पॉइंट बन जाता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होता है। कश्मीर में भी क्या कर रहे हैं ये लोग, यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं, उनका माइंड जो है वो वॉश कर दिया जा रहा है। अपने कंट्री से भी रेडिकलाइज किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इंडिया में भेजा जाता है टेररिज्म फैलाने के लिए, और यही केस किया जाता है साथ में कश्मीर में आने के बाद भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी को लेके। फिर फेडरलिज्म, अब हमारी कंट्री की प्रॉब्लम, ये तीनों जो प्रॉब्लम थी मेनली पाकिस्तान से रिलेटेड थी, क्योंकि ये जो सारी समस्या है ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ में मिलकर होने की वजह से हो रही है। दोनों कंट्री एक बॉर्डर कंट्री के ऊपर है, उधर से चाइना हमें जो है प्रॉब्लम्स दे रहा है, इधर से पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है। दोनों कंट्री के बीच की ये समस्या है। 3 कारण थे। 4th रीज़न है फेडरलिज्म का, यानी कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर था उसने भी ढंग से सपोर्ट नहीं किया। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाते हैं, जो कि शेड्यूल 7 में हमारी शक्तियों को वर्गीकृत करता है, क्लासिफाइड करता है। क्लासिफिकेशन हम देख पाते हैं कि कैसे स्टेट की क्या क्या पावर्स होंगी वो बताई जाती है, और यूनियन की क्या क्या पावर्स होंगी ये भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। जब यही फेडरलिज्म थोड़ा सूखा पड़ जाए, यही फेडरलिज्म थोड़ा दरदरा पड़ जाए, तब प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अब से पहले इतने सालों तक किसी ने भी आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश नहीं की, जो शायद बहुत पहले हट गया होता तो आज कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते। लेकिन सबको क्या करनी है? पॉलिटिक्स करनी है, सबको क्या करनी है? राजनीति करनी है। और इस राजनीति में भी जब आ जाता है सेपरेटिज्म, तब और ज़्यादा समस्या हो जाती है। हालांकि इंडिया में अब जो सेपरेटिज्म है वो किन किन मुद्दों पे देखने को मिलता है? रिलीजन पे। हम देखते हैं धर्म के आधार पे लोगों को बांटा जाता है, राजनीति वोट इकट्ठी की जाती है। नंबर 2 इज़ ऑन कास्ट, जाति पे हम इसको देख पाते हैं। नंबर 3 पे बात करें तो अदर जो सब कैटेगरीज रह जाती हैं इसके अलावा, जैसे लैंग्वेज, भाषा के ऊपर जो भी मौका मिल जाए बांट कर, जो भी अंग्रेजों से सीखा था कि क्या करना है, बांटना है, विभाजन करना है और फिर रूल करो, वो आज तक चल रहा है। वो आज तक पॉलिटिक्स में इंडिया की देखने को मिलता है। और ये सब रीजन जब एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तब ऐसी घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलती हैं। और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा विवादात्मक ये टॉपिक है, विषय है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझ चुके हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। मैंने और भी आर्टिकल्स में आप लोगों को समझाया कि कैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी भी है कि वो चाइना हमें एक तरफ से परेशान करे, पाकिस्तान एक तरफ से परेशान करे। और क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली युद्ध करके देख चुका है, 3 बार कर चुका है, तीनों बार हार गया। अब क्या करना है? अब इंडिया की यूथ को ख़त्म कर दो, अब इंडिया की न्यूअर जनरेशन को ख़त्म कर दो। वो कैसे ख़त्म होंगी? टेररिज्म, रेडिकलिज्म और साथ में ड्रग्स, नशा। जब ये सारी चीज़ें एक साथ छोड़ेंगे तब हम देखेंगे कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो ऑलरेडी डाउन होता चला जाएगा। और यही सारे काम आज हो रहे हैं, यही सारे काम किए जा रहे हैं। चाहे पार्लियामेंट पे हमला देखें तो टेररिज्म दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में हमले देखें तो इस वजह कर रही है क्योंकि कश्मीर के अंदर का जो रीजन है वो हाईली सिक्योर्ड कर दिया गया, वहाँ पर जो मिलिट्री है वो ज़्यादा है। जम्मू का एरिया जहाँ 2000 के बाद में हमले बिल्कुल ही होने बंद हो गए थे, अब हमले वहाँ हो रहे हैं, अब आतंकवाद वहाँ जन्म ले रहा है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में, कैसे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की। अब हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होती है यही समझना है। देखिए, रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन होता है आरक्षण, लेकिन रिजर्वेशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे? क्योंकि इंडिया में तो आर्टिकल 14 भी तो है ना। आर्टिकल 14 वही आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। जब आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो और साथ ही में आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आरक्षण दे रहे हो कि ये लोग बेशक चाहे कम मेहनत करें, बेशक चाहे इनके मार्क्स कम आए, स्टिल इनको जॉब मिलेगी, स्टिल इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है?
दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। लेकिन इंडिया में इसको अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस प्रकार से बताता है कि नहीं, ये भेदभाव नहीं है, बल्कि ये तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, यानी कि जो गलतियां हमसे पास्ट में हुई हैं उनको सुधारने की एक कोशिश है। ऐसे समझने की बजाय एक फ़ोटो से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इक्विटी, दूसरी होती है इक्वालिटी। इक्विटी के अंदर, इक्वालिटी में हम देखेंगे जो कि आर्टिकल 14 बात कर रहा है। आर्टिकल 14 हमारे देश का कह रहा है कि आप क्या करेंगे, सबके साथ में समानता रखेंगे। लेकिन उसके विरुद्ध में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कोई और चीज़ कंट्री में हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर हो रहा है रिजर्वेशन, जो कि 1955 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोलकर दिया जाता है कि रिजर्वेशन जो है वो एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, और ऐसे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। ये वही कंट्री है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लेवल पर हमें भेदभाव दिखाई देता है। ये वही कंट्री है जिसमें अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। जब इतने अंतर्भेद हैं, और इतिहास में प्राचीन समय से ही जब कुछ वर्ग ऐसे बांट दिए गए हैं जिनको लगातार शोषित किया जा रहा है, तो उसमें आज हमारा जो संविधान है वो किस वजह से बनाया गया है, वो बनाया गया है हमें एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए। जब मॉडर्निज्म की तरफ हम बढ़ते हैं तो प्राचीन ट्रेडिशनल चीज़ें हमें जो शायद आज के समय पे काम की नहीं है या गलत है, वो छोड़नी पड़ती हैं। हम सीख रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉडर्न स्टेट की तरफ धकेलता जा रहा है, हम बनते जा रहे हैं। अब यही आर्टिकल 14 एक एक्सेप्शन की तरह दिखाई देता है। इक्विटी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इक्वालिटी में सभी को ये मैच देखना है, एक मैच हो रहा है ग्राउंड के अंदर, और इसमें एक इंसान है जो कि अडल्ट हम बोल सकते हैं, दो बच्चे हैं, और इन तीनों को एक एक डब्बा दे दिया गया, बराबर रखा है, सबको एक एक बॉक्स दे दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे छोटा बच्चा है वो मैच देख नहीं पा रहा है, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है वो कंफर्टेबली मैच नहीं देख पा रहा है, जो या फिर यहाँ पर अडल्ट है उनको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो वैसे ही देख सकते थे। यही आता है इक्विटी में। या फिर जब हम बात करते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी की, यही होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये छोटा बच्चा जिसकी हाइट कम है वो भी इस मैच को एंजॉय कर पाए, उनको दिए जाते हैं 2 डब्बे। जो बच्चा ठीक से इसको देख पा रहा है उसको एक बॉक्स मिल रहा है, और क्योंकि इनको बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो इनको कोई बॉक्स दिया ही नहीं गया है। दैट इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ये समझाने की कोशिश मैंने इसी तरीके से आप लोगों को की है, तब आप समझ सकें। देखिए 1995 से ही हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारे केस होते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्वेशन देती हैं। कई बार तो देखने को पता चला था कि 1955 में ही मद्रास की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने 75% तक का यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे उनको रोक दिया। फिर हम देखते हैं इंदिरा सहानी का केस, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की यहाँ पर सीलिंग लगा दी कि आप किसी को भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब एक डिबेट इसके बाद उठती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो इसी तरीके से की थी कि इसमें तो मेरिट कम हो रही है, मेरिट कम हो रही है यानी कि एफिशिएंसी कम हो रही है। इसका भी जवाब दिया है हमारे CGI ने। उनका बोलना है कि देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जो मिनिमम मार्क्स होते हैं ना पास करने के लिए, उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी को रिजर्वेशन ले भी रहे होते हैं तो आप उनके मिनिमम मार्क्स को चेक करो, इससे उनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती है। एक समय ऐसा भी था कि रिजर्वेशन से लोग जो थे वो आ जाते थे जॉब्स के अंदर, लेकिन क्योंकि वो रिजर्वेशन से है तो उनका प्रमोशन नहीं होता था। प्रमोशन अगर बाई चांस उनका हो गया एज कम्पेयर टू देयर सीनियर हु वाज फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी, अगर ऐसा हो भी जाता था तो हम देखते थे कि उसमें एक क्या किया गया था, एक प्रोविजन डाला गया था कानून के तहत, जो कि था कैचअप। कैचअप में हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो सीनियर जनरल कैटेगरी के इंसान थे, अगर उनसे ऊपर प्रमोशन होकर कोई ऐसा इंडिविजुअल पहुँच गया जो कि रिजर्वेशन की वजह से आया था जॉब में, तो वो सीनियर इस चीज़ को क्लेम कर सकता था कि मुझे फिर से सीनियोरिटी मिलनी चाहिए। एंड दैट कुड बी डन इन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज इन प्राइवेट जॉब्स। ये हर जगह हो सकता था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मनाही लगाई, अब हटाया इसको काफ़ी समय के बाद में, अराउंड 2005 के अराउंड में हम देख पाएंगे। और अब
पहले तो रिजर्वेशन की वजह से लोगों का प्रमोशन होता ही नहीं था, अब उनको प्रमोट करने के लिए अलग से कानून लगाया गया, बार लगाया गया, जो कि बहुत रिसेंटली किया गया है, 2018-19 में हम देख पाते हैं। जब ये चीज़ देखने को मिली है तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि रिजर्वेशन इज़ नेसेसिटी, रिजर्वेशन ज़रूरी है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब सब क्लासिफिकेशन करने की भी बात कर दी है कि ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों को ही बॉक्स चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि दोनों को एक एक बॉक्स दे दिया जाए। अब यहाँ से सब क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल भी समझिए। दोनों जो है मान लेते हैं दोनों बच्चे हैं, यानी कि दोनों शेड्यूल कास्ट है। दोनों शेड्यूल कास्ट के अंदर एक शेड्यूल कास्ट ऐसे है जिसका काम एक बॉक्स से चल सकता है और दूसरा इतना वीकेंड है, इतना कमज़ोर है कि उसको 2 बॉक्स ही चाहिएंगे। लेकिन क्योंकि वो एक ही शेड्यूल कास्ट में और अभी तक का हमारा जो रिजर्वेशन का एक तरीका था उसमें इन दोनों को बराबर के ही डब्बे दिए जाते थे, यानी बराबर का ही आरक्षण मिलता था। जब ये सब क्वालिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो ध्यान रखा जाएगा कि बेशक ये दोनों एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन जो इनमें थोड़ा सक्षम है उनको रिजर्वेशन थोड़ा कम मिलेगा और जो इनमें बहुत ही कमज़ोर है उनको सहायता या रिजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी हम इसको एग्रीकल्चर के अंदर देख पाएंगे। एग्रीकल्चर में देख रहे हैं तो क्या बात हो रही है, देखिए आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है एक ऐसी पद्धति की जो कि अभी तक देखने को नहीं मिलती थी। क्या है वो पद्धति? ये पद्धति है राइस एंड वीट के अंदर इस्तेमाल होने वाले ट्रेडिशन मेथड की। राइस और वीट, देखिए राइस जो है हम देखते हैं कि इंडिया में CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा कुछ तकनीक नई लेकर आई गई है। जैसे कि राइस की अगर बात करें तो राइस की हम देखेंगे 2 कैटेगरीज को। कैटेगरी 1 जो है वो है यहाँ पर पूसा बासमती 1979, दूसरी हम देख पाएंगे पूसा बासमती 1985। इन दोनों के अंदर में कुछ सीड के अंदर में जेनेटिक वेरिएशन लाई गई हैं। वीट में भी नए तरीके के यहाँ पर वेरिएशन लेकर आए गए हैं। अगर हम बात करें तो वीट में भी 2 कैटेगरी हैं, एक है गोल और दूसरा हम देख पाएंगे मुकुट। ये दोनों क्या किए गए हैं, इन दोनों में बदलाव लाया गया है, यानी इनके अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इनका फ़ायदा क्या होगा? अब ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी किया गया है। अब ये जो किया जा रहा है इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वीड्स होती हैं आसपास में, जब उनके ऊपर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड मारा जाएगा, छिड़का जाएगा, तो वीड्स वो चीज़ें जो खेती में नुकसान पहुंचा रही है वो तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन प्लांट्स पे इससे असर नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप प्लांट्स के ऊपर भी अगर वीड्स को मारने वाले जो आपके बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसको, जो हर्बिसाइड होता है, जो भी अलग तरीके की घास है उसको ख़त्म करने के लिए छिड़काव किया जाता है हर्बिसाइड का, वो क्या हमें देखने को मिलता है कि वो पहले फसल पे भी नुकसानदायक होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिसर्च में जेनेटिकली इनको मॉडिफाइड किया जा रहा है और इसको करने के बाद में जो ट्रेडिशनल मेथड था, जैसे राइस को उगाने के लिए क्या चाहिए, एक फील्ड को तैयार करना पड़ता था, खेत को, और जिसको पानी से भरना पड़ता था पूरा का पूरा, ताकि वीड जो है वो ना उगे। अब अगर जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो 30% तक पानी को बचा पाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एक नए मेथड की। क्या मेथड है? पहला जो मेथड है वो है DSR, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग राइस, और दूसरा मेथड है जीरो टिल्टेज, यानी कि GT। अब डायरेक्ट सीडिंग का क्या मतलब है कि आप राइस को डायरेक्टली ज़मीन के अंदर एज अ बीज की तरह डाल सकते हैं। राइस को तो ऐसे नहीं किया जाता। राइस को तो पहले 1 महीना पहले उसको एक अलग जगह पर उगाया जाता है, वहाँ से उसकी पौध जो होती है उसको लेकर आया जाता है और फिर इस तरीके से उसको जिस भी खेत में लगाना होता है उसमें लगाया जाता है, और पानी से आप भरा हुआ इसको देख पाएंगे खेत को। और जीरो टिल्चेज, यानी कि आपको कोई भी प्लगिंग करनी ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, वीट को बोने जा रहे हैं। वीट को बोने से पहले आपने देखा होगा कि आपके जो खेत होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी जुताई की जाती है, और वो जो जुताई होती है उसको प्लगिंग बोलते हैं या टिलेज बोलते हैं। यानी कि खेत जो है उसको अलग अलग ऐसे कर दिया जाता है, राइट, पूरी मिट्टी को हटाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ होती है, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है, मिट्टी की जो लेवल है वो कमज़ोर हो जाते हैं इस वजह से।
मिट्टी की उत्पादकता वैसे तो दिखाई दे रही है कि बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी को इस तरीके से टिलेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज वीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इससे इन एक्चुअलिटी में उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम ही होती है। जब यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग होगी टेक्निक के द्वारा, मशीनों के द्वारा, कोई टिल्टेज नहीं की गई, या आपने इस तरीके से एक एक बीज को वहाँ पर इतनी गहराई पे डाला है कि वो आराम से ऊपर आ पाएगा, तो हाँ हो सकता है कि उससे यील्ड में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े। लेकिन इससे रिजल्ट क्या होंगे, इससे रिजल्ट ओवरऑल क्लाइमेट के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि इससे एक तो वाटर भी यहाँ पर सेव हो रहा है, दूसरा जो कार्बन फुटिंग आ रही थी वो भी इससे कम होती जा रही है। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए कह रही है कि शायद ये इनका जो रिपो रेट है उसको स्टडी रखेंगे। अभी जो रिपो रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.5 का। और रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट का मतलब होता है कि जब कोई बैंक है, मैं एक बैंक हूँ, मुझे अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है मुझे 1 दिन के लिए चाहिए, हो सकता है 15 दिन के लिए चाहिए। अब मैं पैसा कहाँ से लूँ? SBI पैसा कहाँ से लेगा? ICICI, येस बैंक कहाँ से लाए पैसा? इनको पैसा लाना होता है, इनके पास ऑप्शन होते हैं, राइट। कुछ तो कस्टमर इनमें डिपॉजिट करवाएंगे, उस पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे, उस मनी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब उससे भी काम ना बने तो ये जा सकते हैं RBI के पास में। RBI के पास में जाकर ये बोलेंगे आप हमें उधार दे दीजिए, हम आपको 2 दिन में 15 दिन में वापस लौटा देंगे। शॉर्ट टर्म ही होता है। लेकिन RBI बोलेगा कि ठीक है मैं दे तो दूंगा पैसा, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये बोलते हैं कि ठीक है हम आपको क्या करेंगे, आपको हम इसके ऊपर जो भी यहाँ पर लगता है, क्या लगता है, बेसिकली जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जब इंटरेस्ट RBI को दिया जा रहा है, और मान लीजिए 100 रुपये RBI ने, या 1 लाख रुपए, कितने भी यहाँ पर क्या किए, 1000 रुपये हम मान लेते हैं, 1000 रुपये क्या किए हैं RBI के द्वारा किसी बैंक को, SBI को दे दिए गए हैं। छोटी रकम इसी वजह से, ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब RBI इस पर 6.5% का इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि 65 रुपये वापस देने पड़ेंगे। तो 1065 रुपये होंगे जो वापस देने पड़ेंगे RBI को, अगर 1000 रुपये आप ले रहे हो तो। अब 1065 वापस लेने हैं तो यानी कि बैंक को इससे ज़्यादा कमाना होगा उस पैसे से। वो हो सकता है 1075 कमाए या फिर 1080 कमाए। क्यों? क्योंकि इसमें से उनको सैलरी भी देनी है, इसमें से उनको अपना फ़ायदा भी रखना है, ये सब करना है। तो अब वो क्या करेंगे, अब जिस भी कस्टमर को वो पैसा देंगे, किस चीज़ में देंगे, लोन के रूप में, तो वो क्या करेंगे, उनसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगे। इंटरेस्ट रेट यानी 6.5 से तो ज़्यादा उनको लेना ही पड़ेगा, राइट, अगर उनको अपने बैंक में नुकसान नहीं करना है तो। इससे क्या हो रहा है, जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ा के RBI ने कर दिया 7, तो अब बैंक भी क्या करेंगे, RBI को 65 रुपये देने में और अपना बेनिफिट निकालने में और सारी सैलरी, सारे खर्चे निकालने की वजह से उनको भी उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। यही होता है रेपो रेट का इफेक्ट। अब ये रेपो रेट ऊपर नीचे क्यों किया जाता है RBI के द्वारा? ये किया जाता है मेनली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। महंगाई कितनी बढ़ रही है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो RBI अपने रेपो रेट को ज़्यादा कर देता है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट वैसे 3 से 4 के बीच में रहते हैं, लेकिन अभी 6.5 चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी फूड के अंदर हम इन्फ्लेशन को देख पाते हैं। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हम देखते हैं कि नॉर्मली इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 से लेकर 6% के बीच में, आइडली 4% होना चाहिए। 4% है तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि उर्जित पटेल हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, उनके द्वारा फॉर्मूला दिया गया था 2016 में, जिसके बाद से फॉर्मूले पे आज भी हम काम करते हैं। अब MPC की बात करें तो क्योंकि इतना नहीं चल रहा है, फूड में इन्फ्लेशन 8% तक का पहुंच गया है पिछले महीने से बढ़कर, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या। उसको कर्ब करने के लिए या तो रेपो रेट बढ़ सकता है या फिर इतना ही रखा जाएगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ए ह्यूज नंबर। दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 3 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं RBI की तरफ से, और 3 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब RBI की तरफ से तो RBI के गवर्नर भी होंगे, 2 और इंसान होंगे जिनको RBI के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 3 गवर्नमेंट की तरफ से है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको डाला जाता है, और इनको 3-3 महीने के अंदर मिलना होता है। मैक्सिमम या मिनिमम अगर बात करें, मैक्सिमम चाहे तो ये 20 बार मिल लें, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
मिनिमम कम से कम इनको साल में 4 बार जो है वो मिलना ही पड़ेगा, दैट इज़ द नेसेसिटी। और इनको जवाब देना होता है। जब ये लगातार 3 क्वार्टर जो होते हैं उनमें अगर इन्फ्लेशन को कम ना कर पाए तो फिर इनको जवाबदेही देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अब 3 क्वार्टर क्या होंगे, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, यानी 9 महीने तक अगर लगातार इन्होंने इन्फ्लेशन को कर्व नहीं किया या 2 से 6 की लिमिट में नहीं लेकर आए तो इनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वाई दे आर नॉट अनएबल टू डू दैट, राइट। आई होप सब कुछ रेलिवेंट आप अच्छे से कर पाए होंगे। अगले आर्टिकल को देखते हैं जो कि ये सिरेमिक के बारे में। सिरेमिक क्या होता है, ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं। और ये जो सिरेमिक मिट्टी से बनने वाले जो भी बर्तन होते हैं, जो भी इस तरीके से बनाए गए होते हैं, उनको सिरेमिक वेसल्स बोला जाता है। अब ये जो सिरेमिक की बात हो रही है ये काफ़ी पुराने हैं। किसी ने ऐसे ही साइंस के भाग से इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये बनते हैं। ये बनते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों की वजह से, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मोस्टली मिट्टी जो होती है, और साथ में वो नॉन मेटेलिक भी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर मेटल का क्या नहीं होने चाहिए, कंटेंट नहीं होने चाहिए। जब इनको फ्लूइड वगैरह के साथ मिलाकर एक शेप दी जाती है और उसके बाद इनको सुखाया जाता है, देन इनको थोड़ा बहुत जो वार्मथ होती है, गर्मी होती है, वो प्रोवाइड की जाती है, इनकी सिकाई की जाती है, उसके बाद ये एक बर्तन तैयार होता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन इतिहास में जब हम जानते हैं तो सिरेमिक लगभग यहाँ पर ह्यूमंस के हिस्ट्री के अंदर 25,000 सालों से है। जब भी हम खुदाई करते हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो कि पुरातात्विक विभाग होता है, जब भी वो खुदाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग सिरेमिक्स को निकालते हैं, अलग अलग ऐसी जो उनको चीज़ें मिलती है उन पे कार्बन डेटिंग भी की जाती है। और इनके ऊपर जो ये पैटर्न होते हैं, ये जो आप अलग अलग पैटर्न देख पाते हैं, कोई ब्लैक कलर का, कोई वाइट कलर का, कोई किसी कलर का, उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कौन सी एज में यहाँ पर पाए गए थे। क्या ये ब्रोंज एज के हैं, क्या ये आयरन एज में आ चुके हैं, ये सब हमें समझ में आता है क्योंकि हर एज के अंदर अलग अलग जो उनका रूप है वो हमें दिखाई देता है। बेसिकली हम इसको पॉटरी के अंदर डालते हैं कि अगर ये मिलता है तो हमें कौन सी एज में किस प्रकार की पॉटरी जो थी वो मिलती थी। आपके लिए जीएस पेपर 1 में इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ना होता है हिस्ट्री भी एंड आर्ट एंड कल्चर भी। तो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको समझना। बस इतनी सी बात थी, मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं, व्हाट डू साइंटिस्ट मेक ऑफ द बजट। बजट का साइंटिस्ट क्या करते हैं। देखिए, हम इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगी, फिर हम देखेंगे कि बजट के ऊपर ध्यान क्यों दिया गया है। बजट की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंटिस्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 4th कंट्री बन चुका है यहाँ पर, जिसने मून के ऊपर किसी लैंडर को टच करवाया। चंद्रयान याद आ गया होगा आप लोगों को, चंद्रयान की ही बात यहाँ पर चल भी रही है। 4थी कंट्री बन गया है। नासा के साथ में हमारे मिशंस हो रहे हैं, इसरो को अहमियत मिल रही है, इसरो ने अपना नाम कमाया है। लेकिन हम इतने बड़े बड़े मिशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब बेसिक मिशन की बात आती है, जब इंडिया में रहकर रिसर्च एंड फंडिंग की बात आती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। फंडिंग इतनी नहीं होती है, जीडीपी उतना नहीं होता है। इस बजट में देखिए तो यहाँ पर हम देखते हैं रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, उसमें अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग 6,500 करोड़ की अलॉटमेंट की गई है, जो कि अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए किया गया है। मेनली इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, मेनली अगर हम बात करें तो इसमें हम देख पाते हैं कि इसमें प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर और भी कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, जो कि CSIR के द्वारा भी ज़्यादा फोकस्ड किए जा रहे हैं ऑलरेडी। तो ये इसमें बताया जा रहा है रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ जो है वो मैंडेटरी कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि 2025 तक, क्योंकि रिसर्च, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया को एज अ डेवलप कंट्री बनाने में मदद करेंगी, यानी कि इंडिया को विकसित ये करने वाली है। तो 2047 का जो हमारा ड्रीम है, इंडिया शुड बी बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047, तो वो उस ड्रीम की तरफ में अगर बढ़ना है तो रिसर्च के ऊपर पूरा फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसके अलावा जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थी नहीं। एनीवे, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में। 2024 का ड्राफ्ट आ चुका है ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि किसी न किसी चीज़ का प्रसारण होना, प्रचारण जो होता है, तो उसके बारे में कुछ कंसर्न भी हैं, और क्या ये बिल है, क्या ये ड्राफ्ट कहता है, वो हम देखते हैं। पहली बात तो बिल
एक्ट बनता कब है? ये ड्राफ्ट है तो यानी कि बिल एक्ट नहीं बना है। इसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, हो सकता है लोकसभा में हो या हो सकता है राज्यसभा में हो, जिसमें भी होगा उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएंगी। वोटिंग होने के बाद में हम देखेंगे कि ये सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगी या स्पेशल मेजोरिटी से होगी। तो सिंपल में आएगा बिकॉज इट्स अ ड्राफ्ट बिल, क्योंकि ये मनी बिल नहीं है, 110 नहीं, फाइनेंशियल बिल नहीं है। तो स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं होगी क्योंकि किसी को हटाया नहीं जा रहा है। स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ द स्टेट जो कंसेंट होता है वो भी नहीं होगी क्योंकि स्टेट से रिलेटेड इसमें कुछ लाया नहीं जा रहा है। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी काम करेगी। जब ये होगी तो इसमें अगर ये पास कर दिया जाता है हाउस के द्वारा, यानी मेजोरिटी आ जाती है, तो क्या करेगा, उसको दूसरे हाउस तक भेजा जाएगा। जब वो भी हाउस इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो फिर इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट अब अपनी परमिशन दे। अगर प्रेसिडेंट अपने एसेंट दे देते हैं तो क्या होगा, उसके बाद में ये जो बिल है ये बन जाएगा एक्ट, और एक्ट बनने के बाद जो जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो लागू हो जाएंगी। ड्राफ्ट है, अभी इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। इसकी पूरी की पूरी एक ड्राफ्ट को हम देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा का ऐसा ही प्रेजेंट कर दिया जाए, इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसमें काफ़ी सारा जो कारण है इसको लाने का वो यही है कि कंट्रोल करना है। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? कंट्रोल करना है यहाँ पर रेगुलेशन के साथ में डिजिटल वर्ल्ड को, क्योंकि टीवी वगैरह के ऊपर तो ब्रॉडकास्टिंग में वैसे ही कंट्रोल्ड है, वैसे ही हमारे पास एक्ट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल एज की और डिजिटल यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसकी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पर्टिकुलर कानून इस प्रकार से नहीं है कि हर हिस्से में वो काम करें। इसके कुछ प्रोविजंस हैं और की प्रोविजंस जो है उनको हम देखने वाले हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐड किया गया है। वो क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं, व्हाट कैन कम इनटू द लीगल एमिनिटीज़। अगर हम बात करें क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो कमेंट में नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करी जाएंगी, कंट्रोल में की जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से प्रभाव बहुत पड़ता है। नाउ इसके अलावा इसमें एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, ऐसी बातें की जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट को लेकर रेगुलेशन होगा। आजकल आप ये वीडियो भी देख रहे हो सकता है इस पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको मिल गई हो, तो इसको रेगुलेट करना कौन कर सकता है, कितनी हद तक कर सकता है, ये सारे काम। सेल्फ रेगुलेशन भी इसमें आएंगे कुछ चीज़ों के ऊपर में। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई कितना कर सकता है उसके ऊपर भी रेगुलेशन लगाए जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेकर आई जाएंगी कि बाई चांस किसी की वजह से डिजास्टर्स वगैरह हो जाते हैं तो उस समय पर ब्रॉडकास्टिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उनको ऑडियो रिसेप्टर्स मिल सके, जो अगर वो सुन नहीं सकते हैं तो उनको सुनने में मदद हो। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो ताकि वो समझ सके चीज़ों को, और एक डिसेबिलिटी ग्रीवियंस ऑफिसर भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एडवांटेज काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, कंसर्न पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एडवांटेज यानी कि फ़ायदों पे पहले देखें तो एडवांटेज आर लुकिंग नाइस। हमने देखा कि कंसिस्टेंसी इसमें दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है तो उसका उतना कम दुरुपयोग किया जाएगा, दैट इज़ एडवांटेज। फेयर कंपटीशन पे ध्यान दिया जाएगा कि ठीक है दो इंसान कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनके अंदर में फेयरनेस रहनी चाहिए, जस्टिस रहना चाहिए। अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले, ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ देयर, अडेप्टेबिलिटी इज़ देयर कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको कैसे अडेप्ट करना है, लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाना चाहिए, बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। हालांकि ऑलरेडी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, उसको जो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके ऊपर होने वाला है। सो इकोनॉमिकली नहीं, हर पैमाने से अगर हम देखें तो इट विल बी गुड। बात करते हैं कंसर्न की कि कंसर्न क्या है। कंसर्न यहाँ पर है सेंसरशिप के लेकर कि ऐसा ना हो कि आवाज़ को दबा ही दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच दो है, उसको कहीं रोक ना दिया जाए कि आप इसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, दैट खराब होगा ना डेमोक्रेसी के लिए, तो वो खराब होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाइना में ऐसे स्ट्रिक्ट कानून लाए गए हैं, लेकिन चाइना में तो हम ऑटोक्रेसी को भी तो देख पाते हैं ना, लेकिन इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो वैसे कुछ प्रोविजन ना हो, ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट किया जाना चाहिए, समझदारी से किया जाना चाहिए, ये अभी तक कंसर्न है। ड्राफ्ट हमें अभी तक पूरा पढ़ने को नहीं मिला है तो वो हम बता नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है।
कुछ जो हमें बातें समझ में आई और सामने आई है वो है वेग डेफिनेशन। डेफिनेशन ऐसी दी जा रही है जो कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कंटेंट के ऊपर जो आर्बिट्रेरी दिखाई दे रही है, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी किया जा रहा है। अब ऐसा ही फेक न्यूज़ के ऊपर भी लगाया गया था। हम देखते हैं आईटी रूल्स में जो डेफिनेशन दी गई थी फेक न्यूज़ की, वो भी आर्बिट्रेरी कंटेंट रिमूवल था कि हमें बस लगना चाहिए कि ये फेक न्यूज़ है, हम इसको फेक न्यूज़ मान के हटा देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे जांची जाए, तो ये ऐसा ना होना चाहिए। डेफिनेशन बिल्कुल क्रिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल मुद्दे से मिलती हुई ही सामने आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खैर यहीं पे आगे बढ़ने को कुछ रहा ही नहीं है, तो हमारा न्यूज़पेपर आज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ ही रही होंगी। एनीवे, अब हम क्या करते हैं, मैं तो चलती हूँ अभी के लिए। आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सुबह कल फिर से 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।